अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज जिन खबरों को हम अपने प्रोग्राम का मौजू बना रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फानी तोदे तले दबे पाकिस्तानी फौजियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 450 फुट लंबा एक रास्ता बना लिया गया है जिसे मजीद गहरा करते हुए उन सिपाहियों तक जो अब मुल्क के दिफा में उस तोदे तले दब गए उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। सदर जरदारी का दौरा भारत भी आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि इस दौरे में हमने क्या पाया और सदर जरदारी क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके गए थे। और वज़ीर आज़म के साहबजादे अली मूसा गैलानी को ड्रग्स स्कैंडल में शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, ये कह दिया है अदालत ने। और बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी, क्या माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये है हमारे मौज़ूआत। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो ये कि आज मैं पढ़ रहा था कि 8000 सिपाही जो हैं सियाचिन ग्लेशियर पे दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं और जिनमें से सिर्फ चंद दर्जन ऐसे हैं जो कम्बाट में मारे गए हैं। हाँ, मौसम जो है वो भी बड़ा शदीद है, बड़ा कातिल है। यानी आपके झड़ जाते हैं जिस्म के अज़ा, सांस घुट जाता है, बेशुमार मसाइल है। स्नो बाइट जैसे कहते हैं कि अब देखिए इस वक्त तो जो हमारे जवान जो हैं वो दबे हुए हैं बर्फ़ तले, और जो वक्त गुजर रहा है उनकी यानी आस कम होती जा रही है कि उनमें से कितने ज़िंदा होंगे और कितने अपने अल्लाह के पास जा चुके होंगे, शहादत नसीब हो चुकी उनको, बिल्कुल होगी उनको। अब देखिए वो हमारी जान है, किस्म के हमारी आन है, हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी है। और इतने वो ऊंचे महाज पर, दुनिया का सबसे ऊंचा महाज है और 6000 मीटर की बुलंदी पर जो मैदान सजा हुआ है उसमें वो किसी तरद्दुद के बग़ैर और किसी मुश्किल के बग़ैर और किसी यानी हिचकिचाहट के बग़ैर वो लब्बैक कहते हुए जाते हैं और अपनी कौम का दिफा करते हैं। जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे लगाई गई उसे अदा करते हैं। तो उनको सलाम है हमारा और उनके लिए दुआ है। अल्लाह ताला हमारे ये जो मुजाहिद हैं और हमारे शहीद हैं इन पर रहमत नाज़िल करे अपनी, और इनकी वजह से पाकिस्तान जो है सरबुलंद है और इस तरह हम पुरवकार तरीके से सांस ले रहे हैं। शम्स साहब, अब इंटरनेशनल मीडिया में भी, लोकल मीडिया में भी ये बात हो रही है कि भारत और पाकिस्तान सियाचिन जैसे इलाके पे एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ये जो जंग की सी कैफियत है इसको ख़त्म करना चाहिए, ये मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। देखिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं लेकिन हल हो नहीं रहे। ये 1984 में भारत ने यहाँ पे कब्जा किया आगे, ठीक है। उससे पहले भारत की और पाकिस्तान की फौज इस ग्लेशियर पे नहीं थी और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है यहाँ को इतनी ज़्यादा डिफाइंड भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ लोग आते थे कोहपैमा और यहाँ से परमिट लेते थे और ग्लेशियर पे चढ़ते थे, ठीक है। मतलब बर्फ का पहाड़ है ना ये। हाँ। लेकिन भारत ने एक चुपके ही चुपके ये सारी वारदात की और अपने जो फौजी जो थे वो ऊपर बुलंदियों पर पहुंचा दिए। ठीक 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 है ना। अब ये यहाँ से चीन भी करीब है, ये दुनिया की बहुत बड़ी ऊंची चोटी है, हमारी ऊंची चोटियाँ जो इसके करीब हैं। तो एक अपने आप को नफसियाती तस्कीन देने के लिए या पाकिस्तान को जिज करने के लिए ये काम उन्होंने किया। ये वैसा ही एडवेंचर था जैसा कि करगिल में परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, ठीक है ना। वहाँ एक चुपके से जाके काबिज हो गए और पाकिस्तान को फिर उनको पीछे धकेलने के लिए कोशिश करनी पड़ी। उसके पास ट्रेंड लोग नहीं थे, उसके पास लिबास उस तरह के नहीं थे, उसके पास इक्विपमेंट नहीं था, वो हासिल करना पड़ा। ज़िंदगी और मौत का मसला हो गया। जनरल ज़ियाउल हक ने बड़ी कोशिश की थी कि ज़रा सेंटीमेंट नीचा रहे और उन्होंने ये भी कह दिया कि सियाचिन पे तो भाई घास भी नहीं उगती, आप तनकीद भी की जाती उस पर इतनी तनकीद हुई और लोगों ने कहा उनके लत्ते लिए। तो फौज जो थी उसको तो अपने फ़र्ज अदा करने पड़े, अपना फ़र्ज अदा करना था। हाँ। तो फिर उसने किया और आज तक कर रही। जो हमारे देखिए हर 3 दिन में एक आदमी हमारा शहीद हो जाता है सियाचिन पे, और हर 2 दिन में एक आदमी इंडिया का मारा जाता है मौसम के हाथों ज्यादातर। ठीक ठीक ठीक। लेकिन ना इंडिया पीछे हटने को तैयार है और हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पे मुज़ाकरात हो चुके हैं 1986 से लेके 1999 तक।
5 राउंड हुए सेक्रेटरीज की सतह पर मुज़ाकरात के। अच्छा, और नाकाम क्यों हुए? नाकाम 17 दिसंबर 1985 को जनरल ज़ियाउल हक ढाका से वापस आते हुए 6 घंटे के लिए दिल्ली में रुके। ठीक है। और राजीव गांधी से मुलाकात की। अच्छा। एयरपोर्ट से सीधे गए, उनसे बात 2 घंटे मुज़ाकरात किए, फिर एयरपोर्ट पे आए, फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। और मसला सियाचिनी था? सियाचिनी भी था। अच्छा। दूसरे मसाइल भी थे। और वहाँ एक बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और दोनों रहनुमाओं ने ये ऐलान किया कि हम एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। उस वक्त के हवाले से ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था और पूरी दुनिया में इसको बड़ा एप्रिशिएट किया गया। और वहीं ये ऐलान भी हुआ कि सियाचिन पर भी मुज़ाकरात होंगे, इस मसले को हल किया जाएगा मुज़ाकरात के जरिए। अच्छा। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू हुए और 5 राउंड हुए और आखिरी जो मरहला था वो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई थी, ज़ियाउल हक रुखसत हो गए दुनिया से और मुज़ाकरात आगे बढ़े। अच्छा। देखिए 89 में जो सेक्रेटरीज की सतह पे मुज़ाकरात थे, हमारे सेक्रेटरी थे हुमायूं खान और उनके सेक्रेटरी थे वीके सिंह। वो दो, हुमायूं खान इंडिया में हाई कमिश्नर रहे थे पाकिस्तान के। अच्छा। और वीके सिंह पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे थे इंडिया के। तो उनके आपस के ताल्लुकात भी अच्छे थे, लीडरशिप से मामलात भी अच्छे थे। वो जो उस वक्त ऐलान हुआ उन मुज़ाकरात के बाद, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक तरह से तस्लीम कर लिया गया। अच्छा। हाँ, इस तरह किया गया। पाकिस्तान ये कह रहा था कि आपने तजावुज़ किया है, आप शिमला मुआहदे की पोजीशन के वक्त वापस चले जाए, जो उस वक्त पोजीशन थी। और भारत ये कह रहा था कि ठीक है हम जाते हैं, लेकिन इसको कैसे बयान करेंगे, पैराया क्या होगा। अगर ये कहा जाए कि दोनों फौजें अपनी पिछली पोजीशन पर वापस चली जाएं या विड्रॉ कर लें, ये कहा जाएगा विड्रॉ कर लेंगी, तो उसमें कुछ उनको सुबकी महसूस हो रही थी। तो फिर कहा कि नहीं, फौजें पहली पोजीशन पर वापस जाएंगी। अच्छा, ये बात कही गई। यानी गोया सिर्फ बयान का मसला रह गया। नहीं, ये बयान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों सेक्रेटरीज ने ये बयान कर दिया। अच्छा। और कहा कि अब इनकी तफसीलात तय करेंगे कमांडर, फौजी अफसर। अच्छा। और फौजी अफसर जो थे उन्होंने भी मुलाकात कर ली दिल्ली में। अच्छा। और ये हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उनकी हुकूमत आ गई और ये लग रहा था, ये तय हो चुका था कि राजीव गांधी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और जब आएंगे तो बाकायदा ऐलान हो जाएगा सियाचिन पर मुआहदे का। अच्छा, ये वही दौरा था जिसपे वो कश्मीर हाईवेज और तो वो बड़ा बोर्ड हटाए गए थे। वो नहीं, अब पता नहीं हटाए गए कि नहीं हटाए गए थे, एक हंगामा किया था। जी, हंगामा हुआ था, बिल्कुल। तो राजीव गांधी के और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक बड़े अच्छे मरासम बताए जाते थे कि दोनों जवान हैं, दोनों नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा आगे बढ़ सकेंगे। अगरचे के जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी राजीव गांधी से एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ कायम हो चुका था, रैपो जिसे कहते हैं। तो अब इसमें जब ये ऐलान हुआ कि इस्लामाबाद में ऐसा हो जाएगा, वहाँ जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें रुकावट डाल दी उसने। उन्होंने कहा कि फौजें अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगी, लेकिन पहले जो जंगबंदी लाइन है, कंट्रोल लाइन जिसे कहते हैं, वो उसको तय किया जाएगा, वो लगाई जाएगी। अच्छा। जबकि जो बात तय हुई थी वो ये थी कि ये हदबंदी तो बाद में होगी, क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल हदबंदी है, ये तो करनी आसान भी नहीं थी। ना वहाँ आबादी है, ना कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी इस तरह से थी, ना पाकिस्तान और इंडिया कोई वहाँ सोने के ज़खायर हैं। इसलिए कहा गया कि आप फौजें वापस ले आएं, दोनों मुल्कों के अखराजात जो हैं वो कम हो जाएं और ये जो अपनी अपनी पोजीशन जो है उसको जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हदबंदी भी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक पख लग गई। तो भारत ने एक कलाबाजी खा ली। अच्छा। और उस कलाबाजी के नतीजे में वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि सदर साहब को नहीं जाना चाहिए था अब तक सियाचिन? नहीं, सदर साहब तो मुझे मालूम हुआ है कि 2-3 दिन से हर रोज़ यानी सफ़र का आज़म करते हैं, लेकिन मौसम ख़राब है और वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, यानी कल भी जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं और सुप्रीम कमांडर पर लाजिम है कि वो वहाँ जाए।
वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो सियाचिन पे गई थी। अच्छा, उस वक्त, उसके बाद फिर भारतीय वजीर आजम जो है उनको भी जाना पड़ा था वहां। अच्छा, जब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम इस पे की कुछ मजीद तफसीलात और सदर जरदारी के दौरे भारत के ऊपर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी सियाचिन ग्लेशियर पर। शम साहब, इस मसले का आखिर कोई हल भी निकलेगा? देखिए, पाकिस्तान तकरीबन 5.5 अरब रुपए सालाना यहाँ खर्च करता है, ठीक है, और इंडिया का खर्च है 30 अरब रुपए का, 6 गुना ज़्यादा। उसको सारा जो है सप्लाई एयरलिफ्ट करनी पड़ती है, कोई लैंड रूट नहीं है उसके पास। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 1 रुपए में रोटी जो मिलती है कश्मीर में, जी, सियाचिन में वो 10,000 रुपए की पड़ती है। इतना महंगा ये महाजे जंग। हाँ जी। और अभी जो जख्मी होते हैं वहां, जो यानी जो जिनको मौसम जख्मी करता है, उनकी तफसीलात कहीं मुहैया नहीं की जाती। दोनों फौजें जो हैं वो उनकी डिटेल्स नहीं देती। हजारों लोग मुतासर भी हो चुके हैं उससे, लेकिन बहरहाल क्योंकि भारत ने यह जंग मुसल्लत की है जी, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अब पाकिस्तान एक तरफा तौर पर तो पीछे हट नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप तो पीठ तो नहीं दिखा सकते, हाँ, वहां रहना है। अब अगर कोई अकल के और होश के नाखून ले ले इंडिया और बड़ा बन के दिखाए, तो इससे विड्रॉ कर जाए दोनों मुल्क, और दोनों मुल्क अगर मुश्तरका पेट्रोलिंग कर लें। ये जो 5वां राउंड था उसमें ये तजवीज आई थी कि मॉनिटरिंग मुश्तरका कर लेंगे दोनों, ताकि कोई भी फरीक जो है वो दोबारा ना वहां कोई ऐसे एडवेंचर करे। दोनों को एक दूसरे पर एतमाद जो नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक तो है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये मुश्तरका कंट्रोल हो जाए किसी तरीके से, और ये एक बेमसरफ जंग जो है उससे निजात हासिल कर ली जाए। ये भारत के मुफाद में भी है और पाकिस्तान का मुफाद तो भी इसी में है, लेकिन पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कैसे हटे। हाँ, इसमें भारत है बेसिकली गिविंग सब एंड कुछ पे। उसने किया है जी, और आप बाकी मसाइल तो होते होते होंगे, जो मसाइल आप पैदा कर देते हैं नए से नए, वो हल नहीं होते। अच्छा सर, जब ये वाकया हुआ था, ये अंदोहनाक वाकया जब सियाचिन में हुआ था, तो हमारे सदर साहब भी दौरे भारत पे गए थे, अजमेर शरीफ गए थे। वहां पे इम्कानी तौर पे कुछ आगे बढ़ सकते हैं? सामने तो आई चीज़, ये हादसा हुआ था जी, और उन्हें जाना था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर। जी बिल्कुल। और दौरा जो नहीं था वो भारत का। जब भारत के वजीर आजम को पता चला कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ खाना खाएं। तो सदर साहब का जो दौरा था वो बुनियादी तौर पर जियारत का दौरा था, निजी नौइयत का, निजी नौइयत का था। और मैंने सुना है कि उन्होंने जो वो अपने जहाज था ना, जी जी, जहाज का जो किराया है वो भी अदा किया है, जो हुकूमत के कवायद और जवाबत होंगे उसके मुताबिक, अपनी जेब से। और 1 करोड़ रुपया जो नजराना पेश किया है, $1 लाख है मेरी इत्तला के मुताबिक। किसी ने 10 लाख बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। वो हिंदुस्तानी को 50 लाख रुपए बनते हैं, हमारे 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो वो जो नजराना पेश किया है वो भी अपनी जेब से पेश किया है, सरकारी खजाने से पेश नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये वजाहत, क्योंकि ये आमतौर पे यही तासुर बनना था कि शायद सदर पाकिस्तान ने दे दिया। दिलचस्पी के लिए होगी बात। देखिए, ये जो दरगाहों पे जाना मुसलमान हुक्मरान जो हैं उनका एक मामूल रहा है। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये चिश्ती सिलसिले के बानी हैं और हमारे जनूबी एशिया के सबसे बड़े सूफी समझे जाते हैं बुजुर्ग। सिलसिला चिश्तिया सबसे बड़ा सिलसिला है, बिल्कुल ठीक। और इनके जो खुलफा हैं उन बड़े नामी गरामी लोग गुजरे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ये सब यानी चिश्ती सिलसिले के लोग हैं। और ख्वाजा साहब इनके जद्दे अमजद हैं। तो ख्वाजा साहब का मज़ार जो है कई सदियों से मरजाए खलाइक है। मोहम्मद तुगलक भी वहां गया ज़ियारत के लिए, शाहजहां गया, अकबर गया, जहांगीर गया, हत्ता कि औरंगजेब आलमगीर भी गया। औरंगजेब आलमगीर का कोई जौक नहीं था ज्यादा हाजिरी का इस तरह के मज़ारों पर, लेकिन वो भी गया। और अकबर तो इस तरह गया था कि जब जहांगीर पैदा हुआ
तो दुआ तो थी वो सलीम चिश्ती साहब जो बदौलत उनकी, शेख सलीम चिश्ती, वो भी उनके क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन के सिलसिले से थे। तो अकबर जो है फिर पैदल गया आगरे से अजमेर। 336 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया। वाह। और वहां उसने फिर एक बार एक देग भी चढ़ाई वहां बना के। उस देग में 5000 किलो खाना पकता है। अच्छा, उस देग में। और मैं तो वहां देखिए, अब तो सुनी सुनाई बात है, जाके नहीं देखा वहां, कि वो देग, वो कहते हैं कि उस देग में खाना कभी खत्म नहीं होता, लोग आते रहते हैं और वहां खाना पकता रहता है नजर लेकर। और फिर एक जहांगीर ने भी वहां देग दी। अच्छा। वो उसमें वो छोटी देग है, उसमें 250 किलोग्राम जो है वो खाना पक सकता है। अच्छा। और कम से कम मैं कहीं देख रहा था कि कम से कम उनके जो अकीदतमंद हैं उन्होंने मुझे बताया कि 80 मन चावल जो है उसमें डाला जाता है देग में पकाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अकबर तो कई बार गया और जहांगीर भी कई बार गया। एक बार बिल्कुल पैदल। हाँ। और उसके बाद यह था कि जब मीनार नजर आते थे, मुसलमान बादशाहों का यह मामूल था, जब मजार के मीनार नजर आते थे सवारी से उतर जाते थे। अच्छा, फिर पैदल चलते थे। और जहांगीर ने तो ये लिखा है तो उसके जहांगीरी में कि जब वो उतरा है वहां से तो खुद्दाम दोनों तरफ थे और वो अशरफियां और बांटते चले जा रहे थे। अच्छा। लोगों के अंदर। तो पूरा सफर इस तरह तय किया कि लोगों में वो तकसीम हो रही थी अशरफियां और जहांगीर पैदल जा रहा था। इनके मुकाबले में हमारे सदर साहब का दौरा तो बड़ा सादा सा था। हाँ, ये सादा था। अब उस तरह के मामला तो नहीं रहे जी। लेकिन मैं ये बताता हूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा रूहानी मरकज समझा जाता है ख्वाजा अजमेर की दरगाह को। और वहां हिंदू भी आते हैं, वहां सिख भी आते हैं, बल्कि बरतानिया की जो मलका थी मेरी, वो भी आई थी। उन्होंने नजर भी चढ़ाई थी उस जमाने में। 2500 या 3000 रुपए नजर चढ़ाई थी, जो आज के लाखों के बराबर हो। अच्छा, जो मनमोहन सिंह साहब से मुलाकात हुई थी इनकी, उसके बीच में उसके अंदर की कोई खबर बाहर नहीं आई? दोनों मुल्क बड़े टाइट लिप्ड रहे हैं। हाँ, मुझे तो ये मालूम हुआ जी कि उस मुलाकात में कोई यानी एजेंडा नहीं था और कोई शर्तें शराइत नहीं थे। अच्छा। कोई नुक्ते नहीं थे। हार्ट टू हार्ट एक बड़ी माहौल, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और सदर साहब को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। अच्छा। जब वो जयपुर गए हैं तो वहां पूरी काबीना जो थी वजीर आला समेत उनका इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। बहुत खूब। और पूरी काबीना ने उनको रुखसत किया। और खुद जो इंडिया में लोग हैं और जर्नलिस्ट हैं, जो कुछ लोगों से बात हुई है, वो बताते हैं बड़े हैरान हैं कि इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। और यहां जो हमारे खबरें आई ना कि ये शर्त होगी वो शर्त होगी, ये अब गैर मशरूत दोस्ती का मामला। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान जी, इंडिया बड़ा है पाकिस्तान से, उसको बड़ेपन का मदारा करना चाहिए। और गैर मशरूत दोस्ती हो सकती है, शर्तें लगा के दोस्ती नहीं हो सकती। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी सदर जरदारी के दौरे भारत और खानकाहे अजमेर पे हाजिरी। शम साहब, अजमेर वालों का ही एक मुरीद डॉक्टर खलील चिश्ती, वो बेचारा वहाँ गया और पकड़ा गया। और बड़ी जनाब 20 साल के बाद उसको राहत मिली है। बिल्कुल। तो अब वहाँ मैंने सुना है कि जो लोग जाते हैं ना, मन्नत मानते हैं तो वो धागा बांध देते हैं। अच्छा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो गई थी, वो जरदारी साहब उस वक्त जेल में थे, वो धागा बांध के आई थी। तो जब उनकी रिहाई हुई तो फिर धागा खोलने के लिए गई। अच्छा। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर लोग जाकर धागा खोलते हैं। अच्छा। और अब ये जो है जरदारी साहब ने कौन सा धागा बांधा है और कौन सा खोला है, ये एक राज है। ये एक राज है, ये मालूम नहीं है। बिल्कुल। अब ये चिश्ती साहब बेचारे जो है, ये भी बहरहाल इनकी भी सुनी गई जी। और ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पे रहा किया है। अच्छा। अगर पाकिस्तान आने की इजाजत भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। चले, सदर साहब के जाने से एक कैदी रिहा हो गया कहा जा रहा है, और बाबर अवान साहब भी तो वहीं थे, उनकी भी कोई मन्नत पूरी हुई या नहीं हुई? मेरा ये ख्याल है कि वो अजमेर पहुंचे नहीं है। अच्छा। उनको मन्नत जो है यहीं को आगे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कोई धागा बांधा हो, कोई धागा खोला हो। असल में उनका मामला खराब हो गया। वो जो
इत्तेदाद अहसन साहब जो उनकी गवाही दिलवाना चाहते थे कि वजीर आजम ने तो उनकी एडवाइस पे अमल किया। ठीक है, उनको तो बेचारों को क्या पता, समरी उन्होंने भेजी, उन्होंने कहा नहीं, अब उन्होंने गवाह के तौर पर पेश कर दिया। तो सदर साहब को तो ये तवक्को थी ना कि वो दीवाना वार मर्दाना वार जाएंगे और जाके कहेंगे हाँ जनाब मैंने ये पेश किया समरी को, और मेरी राय यही है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल नहीं है आर्टिकल 248 की मौजूदगी में ऐसा हुक्म देने का, और उसके बाद जो हो। लेकिन बाबर अवान साहब कुछ दुबक गए इसमें, उन्होंने, और आज तो उन्होंने माफी भी मांग ली है ना। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम उन्होंने कहा देखिए ये जो गलती खताकार बच्चा होता है ना, छोटा सा ऐसे क्या कहेंगे, शरारती बच्चा, जी जी, जो शरारती बच्चा जो है वो कुछ कर देता है घर में, तो माँ उसके और बाप उसको ये तो नहीं करते ना घर से निकाल। शरारती पे तो किसी को इतराज नहीं होगा, बाबर अवान को बच्चा कहें तो शायद लोग बुरा माने। नहीं, मेरा ख्याल तो बच्चे पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है तो उनका ख्याल होगा कि सदर साहब भी मुझे शरारती बच्चा समझ के माफ कर देंगे, मगर सदर साहब मुझे बच्चा मानने पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे बच्चा समझता है, और वो नाराज हो गए। अब यह है कि बाबर अवान साहब का जो महकमा है वो चांडियो साहब से लेकर मुस्तकिल तौर पर फारूक नाइक साहब को दे दिया गया, और ये इनके पंजों से निकलना बहुत मुश्किल है। अब वो क्योंकि फारूक नाइक जो है वो एक बड़े जिम्मेदार और संजीदा वकील है, वो भी मुकदमे लड़ चुके हैं जरदारी साहब के, और ये स्विस केसेस वगैरह में वो बड़ी उन्होंने एक रोल उनका रहा है। शाह साहब, ये वजारत की एक तब्दीली जो बाबर अवान और फारूक नाइक के दरमियान हुई, ये भी चल रही है बात कि मजीद भी कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। हाँ, मैंने सुना ये है जी कि तब्दीलियां आने वाली हैं। ये जो हमारी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान है और हमारे जो ये नवीद कमर हैं, इनके महकमे भी तब्दील होने का इम्कान है। अच्छा। और डॉक्टर आसिम साहब जो हैं शायद उनको एक एनर्जी की वजारत कोई नई बना के दे दी जाए, कुछ तरह का। ये सब चीज़ें बतौर सजा हो रही हैं, बतौर जजा हो रही हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि नया महकमा कौन सा मिलता है। अच्छा, तो फिर पता चलेगा कि उन महकमे वालों के लिए क्या है और यहाँ कौन आता है। सुना है कि कमरुज़्ज़मा कायरा की वापसी हो रही है। अच्छा, वो वापस पहले की तरह। अब इत्तलाआत के वजीर होंगे या कोई और जिम्मेदारी, तो बहुत सा काम जो है वो मेरा ख्याल हो रहा है बारीक। अच्छा शाह साहब, हमारे जो वजारत के मदारुल महाम हैं वज़ीर आज़म साहब, अब उनके बारे में तो बात, एक तौहीन अदालत का केस चल रहा है जिसकी कल समाअत होगी। अब एक और केस उनके बेटे पे आ गया, अली मूसा गिलानी पे, और अब कहा जा रहा है कि वो शामिल तफ्तीश हों आके। नहीं, शामिल तफ्तीश तो उनको होना चाहिए जब इल्ज़ाम लग रहा है। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर से शायद बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगे, ये जो हमारे सियासतदान है ना जी, वो लोगों की सिफारिशें करने में और लोगों को काम कराने में आंखें बंद करके बाद औक़ात कर देते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी आदमी ने आपकी खिदमत की जनाब, कोई गाड़ियां पेश कर दी, कोई पेट्रोल पेश कर दिया, कोई चंदा दे दिया 10-20 लाख का, 50 लाख का, और उसके बाद आप उनके हो गए जी। तो ये भी ऐसा मुमकिन होता है। इसमें तो मूसा गिलानी साहब पे मुतय्यन इल्जाम लग रहा है कि हो सकता है बीच में कुछ कट भी हो सकता है कि मूसा गिलानी ने वैसे ही उनकी फी सबिलिल्लाह सिफारिश कर दी हो सकता है उनका नाम इस्तेमाल हो गया हो, और हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो और वही हो जो कहा जा रहा है। ठीक है ना, मतलब इम्कानात सारे मौजूद है। जब तक अदालत फैसला ना कर दे यकीन से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि ये जो सारा मामला है ना, ये हुआ बड़ा दिलचस्प है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो हज स्कैंडल केस था जी बिल्कुल, उसकी तफ्तीश कर रहे थे हुसैन असगर FIA के। ठीक है, उनसे जान छुड़ाने के लिए और उनको भेजा गया गिलगित बल्तिस्तान का IG बना के बाद में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हुसैन असगर हैं, जब इनसे वो तफ्तीश वापस ली गई और इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में हुक्म जारी किया कि इनको बहाल किया जाए, इनको उन उहदे पर लगाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन थे सोहेल, ठीक है, ये पहले रहे थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जी, तो बड़े खरे आदमी हैं और बड़े नाक की सीट पे चलने वाले। अच्छा, अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो था उसके हेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उन्होंने फौरन ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है, जब ऑर्डर जारी किया तो वजीर आजम ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुझे पेश करना चाहिए था समरी के तौर पर, आपने खुद को हुक्म जारी किया, उनको OSD बना दिया। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसको OSD क्यों बनाया आपने? हाँ, आप इनको नया महकमा दें, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह OSD नहीं बना सकते ग्रेड 22 के अफसर को। तो नारकोटिक्स डिवीजन जो था वो खाली था
अच्छा, उन्होंने कहा ये दे दो, चलो ये फजूल सा महकमा है। अच्छा, वहां अच्छा, आ गए अच्छा, सोहेल अहमद। ठीक है अब ये जो एफेड्रीन थी, इसका एक लाइसेंस जारी किए गए थे 2। जी। ये एक ऐसी दवा है जिससे नशावर अद्वियात बनती हैं, तो बड़ा एक महदूद कोटा होता है पाकिस्तान में। टोटल ये दवा जो है 10,000 केजी आती है साल भर में, और मुख्तलिफ कंपनियों को थोड़ा थोड़ा कोटा दिया जाता है। इससे सांस की दवा भी बनती है, बेहोशी की भी बनती है, और भी दवाएं बनती। अब इन्होंने, ये क्या हुआ कि महकमा साहब जो है सेहत का, उन्होंने दे दिया जनाब 9,000 केजी कोटा, उस 10,000 को एक तरफ रखते हुए 2 फर्मों को। अच्छा, यानी गोया पाकिस्तान में इसकी एक यकायक तलब बढ़ गई। मुल्तान की 2 फर्में थी, अब उनमें से एक का तो सुराग नहीं मिल रहा कि मालिक कौन है। ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक का वक्त आ गया। गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में है। इस केस के पीछे और क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। मूसा गिलानी साहब जो अब शामिल तफ्तीश होंगे। शहम साहब, आपकी जो बता रहे हैं उससे तो यूँ लगता है कि जैसे बड़े साहबजादे को बचाते बचाते वज़ीर आज़म साहब छोटे साहबजादे को फंसा बैठे। हाँ, कुछ अब ये तो नहीं कहा जा सकता, यानी वो भी अब्दुल कादिर गिलानी है जनाब जी, और इधर छोटे हैं, इधर भी अली मूसा गिलानी है। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने घर में पैगंबर और औलिया जमा कर लिए सारे। देखें बात अजीब बात है कि ये जो सुहेल अहमद हैं जी, ये जब आ गए नारकोटिक्स डिवीजन के सरबराह बन के, तो इनके सामने ये मुकदमा किसी ने कहा जनाब ये एंटी नारकोटिक जो फोर्स है ANF जी जी, उनकी तरफ से ये शिकायत आई कि ये लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और ये 9,000 केजी मंगवाया गया है, और ये इसको तो इंटरनेशनल जो एंटी ड्रग फोर्स है उसको भी इतना देनी पड़ती है वहां बैन अवी इदारों को, कि हमने ये इतनी मिकदार में ये दवा यहाँ दी है, क्योंकि ये दवा जो है ऐसी नहीं है जैसे ठंडे पेटों खा लिया जाए या बर्दाश्त कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा, और इन लोगों ने इस तरह उन्होंने कहा अच्छा कर मुकदमा दर्ज करो इनके खिलाफ। अच्छा। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अच्छा, ये सादगी में हो रहा है सारा नहीं काम। सादगी उनको तो सादगी नहीं होगी, उनको तो पता होगा कि ये क्या है। अच्छा, तो वो उन्होंने जब मुकदमा दर्ज कराया तो उस पर हंगामा हो गया। फिर ये कौमी असम्बली में बात पहुंची, तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो थे वो वजीर रहे थे सेहत के, उन्होंने कहा जनाब कमेटी बनाते हैं इस पर, तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अच्छा, और उस कमेटी का इजलास आज तक नहीं हुआ मेरी इत्तला के मुताबिक। जाहिर है जहां पे इतना बड़ा नाम आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये मुकदमा दर्ज हो गया तो अब वो उनके बारे में उनको रुकावट शुरू हुई तफ्तीश। ब्रिगेडियर फहीम साहब जो रावलपिंडी में इसके इंचार्ज हैं जी, उनको अब लोगों ने रुकावटें डालनी शुरू की कि आप इसे तहकीकात ना करें, आप इसको छोड़ें, आप इस मामले में ना पड़े। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेकर, और जिसमें कि जनाब मुझे तो काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में वो दरखास्त पेश हुई तो उन्होंने कहा जी मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। अब क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपका तहफ्फुज करेंगे, आप घबराए नहीं, आप तफ्तीश करें। जब वो बाहर निकले तो मालूम हुआ कि जो एंटी नारकोटिक डिवीजन है अब उसके अंदर तो नए साहब आ गए। सोहेल अहमद साहब तो पहुंच गए कैफरे किरदार को। इसके बाद वो जफर अब्बास लक साहब है कोई जी, बिल्कुल, वो आ गए। उन्होंने वो क्या कहा, लक, हमारे यहाँ तो लक इसको कमर को भी कहते हैं ना, तो उन्होंने अपनी लक कस लिया कहना चाहिए, या लक आजमा ली जैसे किस्मत को कहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी की तैसी DG ANF उसके सारे इख्तियारात खत्म। अच्छा, वो एक मेजर जनरल साहब थे शकील सर्विंग ऑफिसर, उनका जाओ वापस फौज के अंदर। बहुत और खुद वो जनरल बन गए। जफर अब्बास लक सारे इख्तियारात अपने पास मार्शल लगा दिया पर महकमे में, वजीर आजम की मोहब्बत में। नहीं पता नहीं किसकी मोहब्बत में, ये तो अब जब साबित होगा ना। देखिए अभी तो आप मामला साथ साथ चले, जल्दबाजी ना हुआ करें। ठीक है, अब ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा कि जनाब वो फहीम साहब भी वापस, शकील साहब भी वापस, इख्तियारात उनके खत्म, तफ्तीश करने की उनको इजाजत नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन्होंने सब वापस कर दिए, लोग तबादले मनसूख कर दिए, जो इख्तियारात उनके सल्ब किए गए थे DG के वो वापस कर दिए और कहा कि तफ्तीश करो। मूसा गिलानी साहब को बुलाओ,
या लाशारी साहब को बुलाओ, जिसको भी चाहे बुलाओ, ठीक और है। तफ्तीश करो। अब वो ब्रिगेडियर फहीम साहब ने एक धुआंधार किस्म का एफिडेविट दे दिया वहां, जिसमें तफसील बताई कि किस किस तरीके से उनको रोका गया, तफ्तीश करने पे डराया गया और उनको प्रेशर डाला गया, लेकिन वो नहीं बाज आए। देखिए फौज के जवान जो है सियाचिन पे शहीद हो गए हैं, बिल्कुल। और ये तो फिर ये जो महाज है, हाँ। इस पे भी फिर बहादुरी दिखा सकते हैं, बिलाशुबा। वो डट गए, और इस बहादुरी का नतीजा जो अल्लाह को मंजूर है, गाजी है शहीद। अच्छा आप सुनिए, आप क्या हुआ, ये जो दो फर्में थी जिन्होंने ये इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा जनाब हमें अफगानिस्तान में और जनूबी अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में जी अद्वियात का ऑर्डर मिला है। अच्छा। तो हमने ये अद्वियात वहां सप्लाई करनी है, इसलिए हमें ये कोटा दे दिया जाए। तो जब ये कोटा मिल गया तो फिर उसके बाद वो आ गए कि वहां जनाब कुछ सूरत हाल खराब हो गई है, हमें यही लोकल मार्केट में इसे फरोख्त करने की इजाजत दे दी जाए। शाह साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ये खत्म हो गया अरबों है। रुपए का मामला है हजूर, अगर आप कोई इस तरह परमिट ले सकते हैं तो ले ले। इसके हवाले से हम कल भी बात करेंगे, और आपने हमें कल भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा इस हवाले से जो बात रह गई है। नहीं उसमें क्या रह गया जी, अब तो यही रह गया कि कोई अरब रुपए आप भी ले आए और कोई आप भी कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन मैं इलेक्शन अली मूसा गिलानी कहाँ से लाऊं सर? नहीं, हमारे प्रोग्राम आप खुद बन जाए जनाब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। श्याम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे नई खबरें और नए तजियों के साथ सवाल जवाब कल हम खुसूसी तौर पे वक्त अपना बढ़ाएंगे। आज चूंकि ये गुफ्तगू थी, आगे बढ़ता आपको बतानी थी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।